पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं और जिस बयान का वो अभी तक संदर्भ भी जो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से ऐसी हो गई है जो श्रीलंका की तरह हो गई है। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहाँ की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दौर से श्रीलंका आर्थिक रूप से इस वक्त गुजर रहा है, वो स्थिति हिमाचल के लोगों के लिए एक तरह की, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एक तरह की दहशत के एक माहौल में डालने वाली एक स्थिति है। और जब मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री को कम से कम परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार 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 वो और कह रहे हैं और जिसका जिक्र वो एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहाँ से, किस प्रकार से निकाला? 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी हैं, अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूँ 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब चुनाव का दौर आता है तो सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन बातों को लागू करने की अगर परिस्थिति आती है तो वो स्थिति हिमाचल प्रदेश में सभी लोग देखने के लिए भी उत्सुक हैं कि वे लागू कैसे करेंगे, फाइनेंस कहाँ से वो अरेंज करेंगे। और मैं समझता हूं कि वो परिस्थिति जो 10 गारंटी की अगर उन्होंने बात कही है वो पूरी होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई तरह के आंकड़ों को इस तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है और जिसमें विशेष तौर से कि एक तो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी के जो फैक्ट्स हैं अभी तक 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं है प्रदेश सरकार के। हमारी सरकार में 70,000 करोड़ के लगभग हमने छोड़ा है। इस बात को भी उनको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। फिगर्स को बढ़ा करके आखिरकार उसमें हासिल क्या होगा? और 75,000 करोड़ के बाद जो है वो बहुत सारी एरियर की बात कह रहे हैं कि वो भी हमको देना पड़ेगा। डीए का जिक्र कर रहे हैं, वो भी हमको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी इस प्रकार से बनती है और 5,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए उनकी बनती है। तो कुल मिला करके आंकड़ा उन्होंने पहुंचा दिया 95,000 करोड़ रुपए के नजदीक। आखिरकार अब मुझे लगता है कि उनको 2 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री होने वाला है और ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि अब मुझे लगता है कि प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कम से कम उनके सामने प्रेजेंटेशन दी होगी। फैक्ट्स क्या हैं? आंकड़ा एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है और मुख्यमंत्री जी
ये सारे आंकड़े को जोड़ करके इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ही लोन लिया, इससे पहले किसी ने लोन लिया ही नहीं। मैंने एक बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें रही, अब जब से हिमाचल प्रदेश बना है 10 बार कांग्रेस की रही है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की, हमसे दुगना समय में रही है। और प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति के लिए अगर ऐसी परिस्थिति में अगर दोषी सबसे ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि वो सरकार है जो लंबे समय तक रही, जिन्होंने लोन के बाद लोन लिया और कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि लोन को चुकता करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति उनको मालूम होना चाहिए। जब पिछली बार 5 साल पहले जब हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार मिली थी, उस वक्त भी ये स्थिति थी। लोन को रीपे करने के लिए, लोन के ब्याज को रीपे करने के लिए भी लोन ही लेना पड़ रहा था उस वक्त भी, और ये आने वाले समय में भी परिस्थिति रहेगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कर्मचारियों को भी, आप एरियर देने से मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लायबिलिटी पूर्व सरकार की है। अरे हमने तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए जो बेहतरीन जो किया जा सकता था, इस बात को कर्मचारी भी महसूस कर रहे हैं। अब महसूस नहीं कर रहा है, वो कर्मचारी बोलना शुरू कर चुके हैं कि जितना कोविड के दौर में भी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एक दिन की सैलरी डिले नहीं हुई, कर्मचारियों की पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसी परिस्थिति में लगातार हमने काम किया। और आप इस बात को देखते होंगे कि यूजीसी स्केल की अगर बात करें, हम आमतौर पर हिमाचल पंजाब को फॉलो करता है, पंजाब ने अभी तक भी दिया नहीं है, लेकिन हमने यूजीसी स्केल जो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर हैं उनको हमने जारी कर दिया, उनको स्वीकृत कर दिया। और इसके अलावा और भी मैं कहना चाहता हूँ 2012 से पहले के जितने भी जो वेतन विसंगति के जो केसेस हैं कर्मचारियों के, उसका क्या हुआ? अब आप सरकार में हैं, ये प्रश्न तो अब आपसे ही पूछने पड़ेंगे। वो अभी तक लंबित हैं और मैं समझता हूं कि उस दिशा में इनको सोचना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान बंद करने का जो क्रम चला हुआ है, डिनोटिफिकेशन का जो क्रम चला है, वो लगातार अभी तक रुका नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी 386 इंस्टीट्यूशंस इन्होंने जो है स्क्रूटनाइज किए हैं और जो कहा कि ये आप लोगों ने पिछले 1 अप्रैल 2021 के बाद खोले हैं और ये संस्थान हमने चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, इस बारे में कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। ये कभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने के बाद जो संस्थान फंक्शनल हो चुके हैं, फंक्शनल होने के बाद वहाँ पर नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं और उसके पश्चात वो संस्थान हिमाचल प्रदेश में कभी बंद नहीं किए गए हैं। अलग परिस्थिति, इक्का दुक्का कोई ऐसे अगर केसेस होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन अन्यथा इस तरह की परिस्थिति नहीं रही है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में अब यही क्रम चला कि बंद करके, हमने कहा कि बंद करके हासिल क्या करोगे, कि हमको गारंटियां देनी है, अपनी पूरी करनी है। कि हमने तो एक बात कही कि आपने गारंटी की कमिटमेंट की है, उसके लिए रिसोर्सेज जहाँ से भी जनरेट करने आपको है आप करिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संस्थानों में ताले लगा करके और चली हुई जो हमारी योजना है उनको बंद करके, इस प्रकार से अगर बंद करने की कोशिश करेंगे, आप जो है वो अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेंगे, तो उसको कोई भी प्रदेश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। ओपीएस के सिलसिले में मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि बताएं तो सही फॉर्मूला क्या आपने उसमें लागू किया है। कहा था कि पहली कैबिनेट में हम करेंगे, लेकिन पहली कैबिनेट के लिए 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद फिर पहली कैबिनेट हुई और पहली कैबिनेट में बात वही हुई जो चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। लागू करने की घोषणा करने से नहीं, आप करके रहें, कैसे कर रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के अभी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मूला तो बताएं।
किस आधार पर आप हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, ये स्पष्ट तो हो जाए। और इसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में एक चीज को देख रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो विधायकों को, चुने हुए विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए मिलती है, और विकास करने के लिए वो अपने सभी क्षेत्र में जाकर के लोगों से योजनाओं को बनाते हैं, लोगों की डिमांड पर। लेकिन अभी कहा गया, प्लानिंग की बैठक में कहा गया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की जो अंतिम किस्त जो बची है 50 लाख रुपए की, उसको जारी नहीं करेंगे। हमने जो प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरे जगह से हमने जब पूछा तो कहा गया कि फाइल गई है, अभी तक उस फाइल के मुताबिक जो है निर्णय हुआ नहीं है। तो मालूम पड़ा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के जनता के विकास के कार्य को पूरा करने के लिए हमने अपने अपने क्षेत्रों में विधायक विकास निधि के माध्यम से अलग से योजनाएं बना करके रखी हुई है। और विधायक विकास निधि तो हमने उस वक्त भी बंद नहीं की थी, थोड़ी देर के लिए हमने थोड़ा पोर्शन उसका काटा था जब कोविड का दौर था। आज तो कोविड का भी दौर नहीं है। और इसी तरह से जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट विधायकों की, उसको भी रोकने के लिए बोल दिया गया है। और इसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बहुत सारी योजनाओं को देख रहे हैं। अटल वर्दी योजना, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हिम केयर के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे जहां लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलती थी, उसमें उसको भी उनको डिनोटिफाई कर दिया, उनको बंद कर दिया गया। आयुष्मान भारत को कि उसको भी बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि पैसा नहीं, वो तो बड़ा सीधी सी ऐसी स्कीम है जो केंद्र और प्रदेश सरकार के दोनों के शेयर के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। ऐसी जहां आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए योजनाएं बनी हुई है प्रदेश और केंद्र की, उनको भी बंद करने की चल रही है, बातें चल रही है। और कुछ योजनाओं का नाम बदलने की प्रक्रिया भी चल रही है। और हम इस बात को जानना चाह रहे हैं कि मंडी का शिवधाम का प्रोजेक्ट जो है, जिसका फेज 1 का टेंडर हो चुका था, फेज 2 और फेज 3 की प्रक्रिया आगे थी, लेकिन उसको भी होल्ड करने के लिए बोल दिया, इसको रोक दीजिए। मंडी में एयरपोर्ट के लिए, उसके लिए भी कहा कि उसके लिए गो स्लो। और मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी हमने खोली है। हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट यूनिवर्सिटी शिमला है, दूसरी मंडी है, उसके लिए भी कह दिया कि उसके लिए कहा कि गो स्लो। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स चले हैं, जो काम चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए, उन सारी चीज़ों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में, जिन योजनाओं के माध्यम से हिमाचल के विकास को गति मिली है, जिन योजनाओं की वजह से लाखों लोगों को हिमाचल प्रदेश में लाभ मिला है, उन योजनाओं को भी बंद करने की परिस्थिति वर्तमान सरकार कर रही है। और अभी तक हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक विषय चल रहा था कि जो 2 सीमेंट इंडस्ट्री जो है बंद पड़ी है, सरकार आने के बाद तीसरे दिन के बाद ताला लग गया, वो ताला अभी तक भी खुला नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बीच में खड़े हुए, जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को देना होगा। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिशें कुछ लोग उनको कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं ये अधिकारियों के स्तर पर हो रहा है या उनके जो एडवाइज़र हैं उनकी तर्ज पर हो रहा है। फैक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जो सच्चाई है वो हकीकत वो नहीं दी जा रही है, उनके ध्यान में ठीक प्रकार से नहीं लाई जा रही है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में एक बहुत अस्थिरता का एक इस तरह का एक माहौल बना है कि क्या होगा आने वाले समय में, ये आम आदमी पूछने लग पड़ा। और उसकी वजह ये है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जो टेंडर हुए पड़े हैं, काम कर दिया गया है, उनकी पेमेंट रोकने के लिए कह दिया गया। और उन लोगों को कहा जा रहा है कि पहले यहां आओ, पहले बात करो, पहले ठेकेदारों को कहा जा रहा है, मैं आपको इसकी कहानी बड़ी लंबी जाएगी, ठेकेदारों को यह कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, फार्म भरिए, उसके बाद आपको जो है आगे की जो आपने जो काम किया है
उसका जो है वो पेमेंट आपको तभी मिलेगा। सूचियाँ बनाई जा रही हैं और यही दूसरे महकमे में भी किया जा रहा है। मुझे अपने ही क्षेत्र के लोग आए थे, मंडी पीछे में गया था, मंडी में बहुत सारे लोग मिले कि टेंडर होने के बाद हमने नियमित रूप से जो काम करना था हमने करके रखा, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट होल्ड कर दी गई है। और पेमेंट होल्ड इसलिए की गई है कि हम बोलता हम उस पर स्क्रूटनाइज करेंगे कि भाजपा का कौन है, कांग्रेस का कौन है। कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर है और उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया में से बढ़ कर के टेंडर को लिया है। और ऐसी परिस्थिति में टेंडर जब कंपटीशन में लिया गया है और जिसकी टेंडर की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद टेंडर लगाया गया है, तो उनकी पेमेंट समय पर होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति, एक अलग तरह का माहौल आज से पहले कभी हमने हिमाचल प्रदेश में देखा नहीं, जो वर्तमान में खड़ा हुआ है कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका के साथ करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बहुत ऐसा एक माहौल पूरी प्रदेश की जनता के बीच में खड़ा कर दिया कि कर्मचारियों को आने वाले समय में सैलरी नहीं मिलेगी, लोगों को विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में पैसा नहीं मिलेगा। श्रीलंका की स्थिति तो यही है। और जो आवश्यक चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका के लिए परिस्थिति यह है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट से जो भी असेंशियल चीज़ें उनको लेनी है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, जिसके लिए वो डिपेंडेंट दूसरे इसके ऊपर है, तो वो वहाँ से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी परिस्थिति इस तरह की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं माहौल, इन बातों को कह करके मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में अब जनता एक ही बात चाहती है कि अब काफ़ी हो लिया, कि आपने ये ऋण का रोना काफ़ी हो गया, अब आगे की काम की बात की जाए। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इसलिए हमारी अभी कार्य समिति की बैठक थी, उसमें हमारे नेताओं ने कहा कि ये सरकार तो इंतज़ार की सरकार, कर्मचारी अपने एरियर का इंतज़ार कर रहे हैं, ओपीएस वाले ओपीएस का इंतज़ार कर रहे हैं, और फैक्ट्री में ताला लगा है वो ताला खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। महिलाएं 18 से 60 साल की आयु की जो है वो 1500 रुपये अपने खाते में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हिमाचल के वासी 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलेंगे, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार नौजवान 5 लाख नौकरियों का इंतज़ार कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में ये इंतज़ार की सरकार, मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसा ना बोल दे हिमाचल प्रदेश की जनता कि अब हम इस सरकार का जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना है।